अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद ज़ईम। आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ किया था, तो आज भी लेक्चर नंबर 2 ही हम करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। बेसिकली हमारा जितने भी चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर्स होंगे सारे के सारे लेक्चर 2 ही होंगे, लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे। तो हमने लास्ट टाइम पार्ट 1 डिस्कस किया था, आज हम इंशाल्लाह पार्ट 2 डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, पार्ट 2 में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप 4 साल से पढ़ते हुए 3 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मतलब आपने क्लास 9 केमिस्ट्री में पढ़ा, फिर क्लास मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ा, फिर क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ा एंड नाउ इन सेकेंड ईयर फिजिक्स। अच्छा, तो देखते हैं कि हमारा टॉपिक पहला कौन सा है। तो अब फर्स्ट टॉपिक है बॉयल्स लॉ। कोई नया टॉपिक नहीं है, आप 3 साल से जानते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ की क्या होती है। कहते हैं कि इट स्टेट्स दैट फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस the volume of a gas is inversely proportional to the pressure of the gas provided the temperature of gas remains constant। मतलब आपके पास कोई भी गैस सिलेंडर मौजूद है, कोई भी गैस मौजूद है जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ गैस आपके पास है, यानी कि मास ऑफ गैस आपके पास है। आप कहते ये हैं कि जब आप उस गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब प्रेशर उसको हटा देंगे, प्रेशर लेस कर देंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब दीज क्वांटिटीज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि ये सब करते वक्त जो है वो टेम्परेचर जो है गैस का वो कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो बॉयल्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। या हो सकता है ऐसा ना हो कि प्रेशर कम करने की वजह से वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड ना हो या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये ख़ास जो है इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि जब आप किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हों तो उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट उस सूरत में ही होगा कि जब गैस का टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रहे। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई बॉयल्स लॉ की। ठीक है, तो अब देखते हैं इस लॉ को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहते हैं कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बीच में होता है और जिस चीज़ से आप इन्वर्स प्रोपोर्शन रिलेशन जाहिर करना चाह रहे हैं वो 1 करके लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि V प्रोपोर्शनल टू 1/P। इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एज आई टोल्ड यू इन द स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा और ये इसको रिप्लेस कर लेगा इक्वल्स टू का साइन अलॉन्ग विथ कांस्टेंट। राइट, देखते हैं कि क्या हुआ। v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 1/P हो गया। p क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, p यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ तक क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास नज़र आ रहा होगा आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर कि कांस्टेंट 1/P है। p जो हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई। अब p जो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो गया, तो एक इक्वेशन मिल गया हमें, वो क्या, पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन आप कह सकते हैं वो ये कि जो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। राइट। अच्छा, अब क्या होगा कि लेट सपोज आपके पास जो है वो अभी आपने प्रेशर चेंज नहीं किया। ठीक है, जब प्रेशर चेंज नहीं किया तो इनिशियल जो कंडीशन होगी उस गैस के मास की या उस गैस के सिलेंडर की, वो बेसिकली क्या होगी आपके पास, वो कुछ इस तरीके से होगी कि आप जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। जो इनिशियली बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद आपने सब प्रेशर जो है वो चेंज कर दिया। जाहिर है जब प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो है वो स्टेट गैस की क्या बन जाएगी आपके पास, P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, P1 V1 भी कांस्टेंट के बराबर है और P2 V2 भी कांस्टेंट के बराबर है। हम ये बात जानते हैं कि जब भी दो इक्वेशंस किसी सेम वेरिएबल के बराबर होती हैं तो होता बेसिकली क्या है, हम उनको कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे भी यही किया कि दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया। जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया तो हमारे पास कुछ रिजल्ट क्या नज़र आया, हमारे पास P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अच्छा, यहाँ 4 क्वांटिटीज़ हैं, प्रेशर P1 P2 V1 V2। ठीक है। अच्छा, जब 4 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास तो इसमें 3 जो होंगी वो अननोन होंगी, 3 जो होंगी वो नोन होंगी और 1 जो होगी वो अननोन होगी। ठीक है, लेट सपोज किसी सवाल के अंदर आपको इनिशियल प्रेशर दे दिया, इनिशियल वॉल्यूम दे दिया, फाइनल प्रेशर दे दिया और आपसे रिक्वायर क्या कर लिया कि भाई आपको फाइनल वॉल्यूम निकालना है। तो आपके पास आराम से ये फॉर्मूला है कौन सा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो आप इसके ज़रिए जो है वो आराम से क्या कर सकते हैं,
कोई भी एक क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक सवाल अब यहाँ पे अराइज़ ये होता है कि सर अगर गैस का मास जो है वो मुसलसल चेंज होता रहे तो क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब लिखा हुआ आपके पास आ रहा होगा कि इफ़ हाउ एवर द मास ऑफ अ गैस वेरीज देन प्रोडक्ट पी वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गैस। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जैसे जैसे मास ऑफ गैस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो प्रोडक्ट है प्रेशर वॉल्यूम का वही बढ़ता जाएगा, बिकॉज द प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ गैस। मास ऑफ गैस बढ़ाते जाओगे प्रोडक्ट पी वी भी बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास पहले जो मास था उस पर प्रोडक्ट और वॉल्यूम का जो आंसर आ रहा था वो 5 आ रहा था, आपने मास बढ़ा दिया, अब 5 की जगह 10 आ जाएगा। जैसे जैसे मास बढ़ाते जाओगे प्रोडक्ट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो मैथमेटिकली अब इसको लिख सकते हैं कि पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। फिर वही ऊपर वाली बात जो यहाँ पे हमने की थी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया था, इक्वल्स के साथ कॉन्स्टेंट लगा दिया। यहाँ भी ये करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल्स के साथ कॉन्स्टेंट लगा देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, एम यहाँ पे क्या हो रहा है, अब डिवाइड हो रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, सॉरी एम यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में हमें एक और स्टेटमेंट एक और इक्वेशन मिल गई, पी वी अपॉन एम इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। व्हेन मास इज कंटिन्यूसली वेरिंग ऑफ अ गैस देन द इक्वेशन विल बी पी वी अपॉन एम इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ भी हम वही काम करेंगे जो लास्ट टाइम हमने काम किया था कि इनिशियल स्टेट क्या होगी, इनिशियल स्टेट आपके पास हो जाएगी पी वन वी वन एम वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, वही फिर हमने प्रेशर चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ, मास भी चेंज हुआ। मास अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट क्या बन जाएगी, क्या पी टू वी टू एम टू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्योंकि जो जनरल इक्वेशन आई थी वो क्या थी, पी वी अपॉन एम इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इनिशियली यहाँ 1 1 लगा दिया और फाइनली यहाँ 2 2 लगा दिया, क्योंकि ये फिर उसके बाद है प्रेशर या वॉल्यूम जो है मास चेंज करने के बाद है। अब देख रहे हैं आप लोग कि ये इक्वेशन भी कांस्टेंट के बराबर है, ये इक्वेशन भी कांस्टेंट के बराबर है। जब दो इक्वेशन बराबर किसकी होती हैं, सेम वेरिएबल के, तो वी हैव टू कंपेयर देम। देन अच्छा, हुआ क्या उसके बाद कि एक और रिजल्ट मिल गया, पी वन वी वन अपॉन एम वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन एम टू। अब ये हो गए, ये एक और इक्वेशन का एक और आपके फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला कब यूज़ करोगे, जब गैस का मास न्यूमेरिकल में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आसान सी बात है, पहले गैस का मास कुछ और था, वो हो जाएगा m1 कुछ, फिर आप पीछे से मुसलसल गैस का मास चेंज करते रहे, वो मास क्या हो जाएगा m2। प्रेशर पहले वाला p1 बाद वाला p2, पहले वाला वॉल्यूम v1 बाद वाला वॉल्यूम v2। सही होगी बेटा बात, यहाँ तक इंशाल्लाह ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम क्या कह रही है। डायग्राम में और अच्छे से वाज़े हो गई पूरी स्टेटमेंट जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी। क्या पढ़ा था कि सर वॉल्यूम जो है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। अब ये जो नज़र आ रहा है ना, ये ब्राउन कलर का, ये पिस्टन है बेसिकली, ठीक है। ये इंडिकेटर होता है कि वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ऊपर लिखा नज़र आ रहा होगा, पुशिंग डाउन डिक्रीजेज द वॉल्यूम एंड इंक्रीजेज द प्रेशर। जब आप इसको दबाएंगे तो होगा क्या, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दैट्स वाई वॉल्यूम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पुलिंग अप इंक्रीजेज द वॉल्यूम एंड डिक्रीज द प्रेशर। मतलब आपने वॉल्यूम को एक्सपेंड किया, तो वॉल्यूम एक्सपेंड कब हुआ है, जब आप इसको ऊपर लेके चले गए, प्रेशर आपने हल्का कर दिया, प्रेशर हल्का किया वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर बढ़ाया था यहाँ वॉल्यूम कम हो गया था, राइट। अच्छा, अब जब भी दो क्वांटिटीज़ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो होता बेसिकली क्या है कि उसका जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, हमेशा कर्व मिलता है, ठीक है। उसका ग्राफ कैसा मिलता है, हमेशा कर्व मिलता है। तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ग्राफ भी शो हो रहा होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो ग्राफ मिला वो कैसा होता है, हमेशा कर्व होता है। जब भी दो क्वांटिटीज़ कोई भी हो, सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, आप पूरी फिजिक्स में केमिस्ट्री में कहीं भी देख लें कि व्हेन एवर टू क्वांटिटीज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर देन देयर विल बी अ कर्व इन द ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक और रियल एग्जाम्पल भी जहन में आई, वो ये कि अगर बॉयज़ लॉ किसी को समझ में नहीं आया तो एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। वो क्या कि लेट सपोज आप अपनी गाड़ी में सीएनजी डलवाने गए किसी स्टेशन से, ठीक है। आप ऐसे टाइम पर गए जब बिल्कुल स्टेशन खाली था, सीएनजी स्टेशन जब बिल्कुल खाली था। अच्छा, क्या हुआ कि जब आपने अपनी गैस रिफ़िल करवाई अपनी गाड़ी के अंदर तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ की रिफ़िल हुई। अच्छा, इत्तेफाक से मैं भी गया अपनी गाड़ी लेके उसी पंप पर, मैंने भी सीएनजी डलवाई। अच्छा, जब मैं गया था तो उस वक्त बड़ा रश का टाइम था, ठीक है, और बहुत सारी गाड़ियाँ जो लाइन में लगी हुई थी। अच्छा, हुआ क्या कि जब मेरी गाड़ी में सीएनजी डल रही थी तो वो मेरी गाड़ी में सीएनजी 600-700 की आई, ठीक है। अगले दिन या कुछ देर के बाद हम कहीं बैठे मिले हम, तो तुमने कहा कि भाई सर हमारी गाड़ी में सीएनजी डली है 1000 रुपीज़ की। अच्छा, तो मेरी बात निकली तो मैंने बताया अच्छा किस पंप से डलवाई थी, तो जिस पंप से आपने डलवाई थी उसी पंप से मैंने भी डलवाई, तो मेरी आई 700 रुपीज़ की फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, आपकी ज़्यादा क्यों आई, मेरी कम क्यों आई, क्या वजह है, जब आप सीएनजी डलवाने गए थे तो उस वक्त जो है गाड़ियों का रश बिल्कुल भी नहीं था, सारा का सारा प्रेशर जो है वो आपकी गाड़ी पे एग्जर्ट हो रहा
रहा था। जब सारा का सारा प्रेशर आपकी गाड़ी पे एक्सर्ट हो रहा था, मतलब इस एग्जांपल को मैं इस डायग्राम को सामने रखूँ तो जैसे जैसे आप सारा प्रेशर एक्सर्ट करते जाओगे वॉल्यूम कॉन्टेंट हो जाएगा, पीछे सिलेंडर में जगह ज़्यादा बनती चली जाएगी। जब पीछे सिलेंडर में जगह ज़्यादा बनती चली जाएगी तो गैस ज़्यादा आती जाएगी। जब गैस ज़्यादा आएगी तो ज़ाहिर है पैसे ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। और जब मैं गया था तो उस वक्त रश का टाइम था, मतलब मेरी गाड़ी पे इतना प्रेशर नहीं लग रहा था जितना प्रेशर आपकी गाड़ी पे लगा, ठीक है। जब मेरी गाड़ी में ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा तो गैस का वॉल्यूम उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया और पीछे स्पेस जो है सिलेंडर के अंदर खाली नहीं हो पाई, तो मेरी गाड़ी में गैस कम आई। दैट्स वाई मेरा बिल कम बना, आपका बिल जो है वो ज़्यादा बना था। आई होप सो कि बॉयल्स लॉ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम चार्ल्स लॉ की तरफ। अच्छा जी, अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि स्टेटमेंट इसकी देखते हैं सबसे पहले हम कि चार्ल्स लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस प्रोवाइडेड द प्रेशर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। समहाउ सेम वर्डिंग है, बस कुछ वर्ड्स का रद्द बदल है। वो क्या कि वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहाँ पर था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यहाँ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। वहाँ पर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, यहाँ पर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा। तो फ़र्क याद रखिएगा कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये कौन कहता है? हमें चार्ल्स लॉ कहता है, ठीक है। अच्छा, बॉयल्स लॉ क्या कहता था कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अच्छा जी, तो देखते हैं मैथमेटिकली हम इस स्टेटमेंट को कैसे शो कर सकते हैं। मैथमेटिकली हम शो कर सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनली हटा तो इक्वल्स टू अलॉन्ग विद कांस्टेंट ने रिप्लेस कर लिया। अब टी कांस्टेंट से क्या हो रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर आके क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? आप देख रहे हैं क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में? V अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट बन गया। ठीक हो गई ये बात यहाँ तक? अच्छा, फिर वही काम करेंगे कि इनिशियल स्टेट में क्या हुआ, फिर फाइनल स्टेट में क्या हुआ। इसकी इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी आपके पास? V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली फाइनल स्टेट इज V2 upon T2 equals to constant, and we know that when two equations are equal to the same variable then we are supposed to compare them। हमने क्या किया? कंपेयर करवा लिया इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। सो वी गेट द फॉर्मूला दैट इज V1 over T1 equals to V2 over T2। अच्छा, यहाँ पर क्या है? मास अभी गैस का चेंज नहीं हो रहा, मास ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जब मास ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट है तो क्या होगा? V1 upon T1 equals to V2 upon T2 आपके पास फॉर्मूला होगा। अच्छा, स्लाइड में आपसे कहते हैं कि जनाब अगर आपका जो मास ऑफ गैस है वो वेरीज होता रहे तो रेशो जो है V अपॉन टी का वो कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस होगा। लास्ट टाइम भी ये था कि वहाँ पे प्रोडक्ट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम था, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास ऑफ गैस के। जो यहाँ पर रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास ऑफ गैस के। तो जैसे जैसे तुम मास ऑफ गैस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। तो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को लिखा हुआ कि द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनली हटता है इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट लग जाता है। ये लग गया आपके पास V अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट m। m इज मल्टीप्लाइंग हेयर व्हेन इट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड इट विल मल्टीप्लाई बाय t एंड डिवाइडेड बाय v। तो क्या हो जाएगा आपके पास? V अपॉन एम टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये भी आपको एक और इक्वेशन मिल गई चार्ल्स लॉ की। जब आपके पास मास पता हो, आपको गैस का मास पता हो यानी मास चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, इनिशियल स्टेट वाला और फाइनल स्टेट वाला। इनिशियल स्टेट में क्या होगा? V1 अपॉन M1 T1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड द फाइनल स्टेट इज V2 अपॉन M2 T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बोथ इक्वेशन आर इक्वल टू कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर सपोज टू कंपेयर देम। अच्छा, जब कंपेयर कर लिया तो फॉर्मूला क्या मिल गया? V1 अपॉन M1 T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन M2 T2। आइए डायग्राम देखते हैं, इंशाल्लाह उससे और समझ में आ जाएगी अच्छे से। देखें जी, जो आपका ये वाला कंटेनर है, ये वाला, इसके अंदर टेम्परेचर कैसा है? ये टेम्परेचर थर्मोमीटर लगाया हुआ है, टेम्परेचर कैसा है? कम है, तो वॉल्यूम भी कैसा है? कम है, ठीक है। अब इसमें देखें, जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। प्रेशर कैसा रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गई बात। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल ये है कि एक आइस क्यूब देखते होंगे आप लोग, वो छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। जब आपने उसको फ्रीज़र से या रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रख दिया टेबल पे रूम टेम्परेचर पे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो जो इतना सा आइस क्यूब था छोटा सा, वो क्या होगा? बड़ा हो गया, वो पानी बन गया। जब पानी बन गया कि मेल्ट हो गया, स्टेट चेंज कर लिया, अपनी वॉल्यूम बढ़ गया उसका। आप उसको मजीद टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, वो स्टीम बन के और मजीद फैल जाएगा, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, एक और बात आप याद रखने की, आप ये वो है
वो ये है कि जब भी आपके पास दो इक्वेशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो हमेशा उसका ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। वहाँ बॉयज़ लॉ के अंदर हमें मिला था कर्व, क्यों? क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या मिली हमें, स्ट्रेट लाइन मिली। व्हेन एवर टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर तो उनका ग्राफ कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा। तो यहाँ पे आपका चार्ल्स लॉ भी खत्म हो गया। आई होप सो के दोनों लॉज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा, फिर इसके बाद बहुत ही कॉमन सी एक आपके पास इक्वेशन है जो आप जानते भी हैं, कौन सी है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। हमने उसको प्रूव करना है, तो आइए वो देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब आपने प्रूफ करना है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, यानी कि कॉमनली ये क्या कहलाती है, जनरल गैस इक्वेशन या जनरल गैस लॉ भी कहलाता है। जनरल गैस लॉ में क्या होता है बेसिकली कि अगर आपके पास प्रेशर भी, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी तीनों साइमल्टेनियसली चेंज होते रहें तो बन जाता है आपके पास जनरल गैस लॉ, राइट। बॉयज़ लॉ में पढ़कर आए थे पी वी अपॉन एम जो है वो इक्वल्स टू किसके है, कांस्टेंट के इक्वल है। प्रेशर एंड वॉल्यूम जब मास चेंज होता है तो पी वी अपॉन एम इक्वल्स टू कांस्टेंट, बॉयज़ लॉ में पढ़कर आए थे, ठीक है। चार्ल्स लॉ में क्या पढ़कर आए, वी अपॉन एम टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया। जब कंबाइन कर लिया तो क्या बन गई, ये बन गई पी वी अपॉन एम टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट बेसिकली है वो किसके बराबर है, वो कांस्टेंट हमने आर एम के बराबर लिया हुआ। उस आर एम को हम क्या कहते हैं, गैस कांस्टेंट कहते हैं। कोई वैल्यू नहीं होती इसकी, बस जब भी आप ये बात याद रखेंगे कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो बराबर किसकी होगी, कांस्टेंट के बराबर होगी। और ये कांस्टेंट का नाम क्या होगा, आर एम। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल आर विद द बेस ऑफ एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाम इसका क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट की जगह पर आर एम लिख दूंगा, जाहिर सी बात है। तो ये देखें हुआ बेसिकली क्या, पी वी अपॉन एम टी इक्वल्स टू आर एम हो गया। हमें चाहिए क्या है, सवाल के अंदर पी वी इक्वल्स टू एन आर टी चाहिए। वी हैव पी वी एन टी बट वी डोंट हैव एन, हमारे पास एन भी नहीं है और ये वाला आर भी नहीं है। तो हमें क्या चाहिए होगा, स्मॉल एन चाहिए होगा और कैपिटल आर चाहिए होगा। तो इस एम को हटाने के लिए हमने, हमारे जहन में फ़ौरन से फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल्स का, कि सर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है कि एज नंबर ऑफ मोल्स मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को आप जानते हैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इन ग्राम को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी दिखाया था मैं आपको कैसे लिखा जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह एन आ गया, मास इन ग्राम की जगह स्मॉल एम आ गया, मॉलिक्यूलर मास की जगह कैपिटल एम आ गया। ये एम जो है कैपिटल वाला ये डिवाइड हो रहा है स्मॉल एम से, मतलब कि क्या हो जाएगा, जाहिर है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है लास्ट टाइम आपको बात बताई थी, लास्ट स्लाइड के अंदर क्या था कि एन जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एम जाके मल्टीप्लाई हो गया एन से। तो क्या बन गया, क्या फॉर्मूला स्मॉल एम का, मास इन ग्राम का, एन इंटू एम। अब क्या करूँगा, स्मॉल एम की जगह मैं रिप्लेस करा दूंगा इसको, ठीक है। जब मैंने रिप्लेस कराया स्मॉल एम की जगह तो क्या बन गया, एन इंटू कैपिटल एम इंटू टी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एम है वो क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, डिवाइड। तो जब शिफ्ट करूँगा राइट साइड पे तो मॉलिक्यूलर मास यानी कि कैपिटल एम विल बी मल्टीप्लाइड बाय आर एम। सो इक्वेशन विल बी पी वी अपॉन एन टी इक्वल्स टू एम आर एम। अब ये जो प्रोडक्ट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास और गैस कांस्टेंट है ये बराबर होता है जनरल गैस कांस्टेंट के। किसके बराबर होता है, जनरल गैस कांस्टेंट बोल रहे हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल रहे हैं, एक ही बात होती है। द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड आर एम इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है 8.314, जो कि आपने ड्राइव भी की थी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इस एम आर एम की जगह क्या लिख दोगे, कैपिटल आर लिख दोगे, ठीक है। तो कैपिटल आर लिख दिया आपने, ये देखें कैपिटल आर लिख दिया और फिर क्या किया कि एन टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यू हैव द इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। और क्या हुआ, यहाँ पे आपके लेक्चर का जो है वो अख्ताम हुआ। इंशाल्लाह समझ में बात आ गई होगी आप लोगों की। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू।